यस फ्रेंड्स, थोड़ा समय दिया मैंने आपको बोर्ड पढ़ने की। नमस्कार, आपका दोस्त हेमंत देशपांडे अपने वादे के हिसाब से बैक अगेन। आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इससे रिलेटेड थ्योरी, इसके फॉर्मूले और इस पर किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, उन सारे टॉपिक्स पर। आर यू रेडी? अरे एक बार स्माइल करके हाँ कह दो यस, तो हम टूट पड़े। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में या और किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। गुडविल इज an intangible asset. Intangible because it can't be seen, but it is not a fictitious asset. Fictitious assets are those assets which do not have any realizable value. Fictitious assets are those assets which do not have any realizable value, like deferred revenue expenditure, example advertisement, suspense account। पढ़ा है तुमने क्लास 11 में बहुत अच्छे से, और 12 में भी बहुत डिस्कस हुआ होगा अभी तक। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिया रहता है। तो ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने इनकर किए, जिनका बेनिफिट हमको फ्यूचर में बहुत सारे ईयर्स तक मिल सकता है, मगर कोई गारंटी नहीं है। अगर बेनिफिट मिला तो गुड लक, नहीं मिला तो ये हमारा लॉस है जो हमको राइट ऑफ करना है मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। राइट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, अमोर्टाइजेशन ऑफ दीज एक्सपेंसेस एंड खर्चा तो हो गया, रिटर्न भी आता है। आ जाए अच्छी बात, नहीं आए यू कांट गेट योर मनी बैक, पैसा वापस नहीं आएगा। सो गुडविल को फिक्टिशियस एसेट नहीं बोला जाता, क्योंकि गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। इसे हम बेच के, किसी को लेंड करके, किराए पे देके, इसके बदले में रॉयल्टी, इसके बदले में अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो गुडविल से पैसा मिलता है। डिसोल्यूशन चैप्टर याद करो बेटे। आप अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी है तो आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर पहले ट्रांसफर करते हैं, और बाद में रियलाइज हो जाए तो उसका जो पैसे आते हैं उसको क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। पार्टनर ले जाए तो पार्टनर के नाम से लिखते हैं। मगर बाकी के चैप्टर्स में, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहां पर गुडविल का रूल डिफरेंट है। वहां क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इस पे भी आएगा क्वेश्चन, 1 मार्क या 3 मार्क। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 issued by ICAI regarding treatment of goodwill says that goodwill is of 2 types: purchased goodwill and self-generated goodwill. Purchased goodwill is that goodwill for which money or money's worth, that is consideration in the form of money or in kind, has been paid to acquire. परचेज गुडविल वो है जिसको हमने पैसा देके या और कोई चीज देके खरीदा है, तो उसको बैलेंस शीट में दिखाना अलाउड है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है आपका, वो एक एसेट है आपका। बट दूसरी टाइप होता है गुडविल का सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी वो गुडविल जो आपने खुद क्रिएट की है, खून पसीना बहा करके, मेहनत करके। अब ये कॉम्पिटिटिव गुडविल है। इस गुडविल को बुक्स में दिखाना इसलिए मना किया जाता है कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पर ये फिट नहीं बैठती। आपने कुछ इसमें पैसा नहीं लगाया, आपने इस गुडविल को बनाने में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्रिएट करने में मेहनत लगाई है, नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो उसको बुक्स में दिखाना मना किया जाता है कि कोशिश करें ना दिखाए, कोई बात नहीं। अब परचेज गुडविल दिखा सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड नहीं दिखा सकते। मगर बाय चांस अगर बैलेंस शीट में गुडविल है, इसका मतलब अगर वो परचेज है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर वो सेल्फ जनरेटेड है और पार्टनर्स ने उसको
दिखा रखा है बुक्स में, तो आपकी एसेट्स का एग्जैजरेशन हो रहा है, बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो आप एसेट्स को। तो एसेट्स को रियल वैल्यू पे लाने के लिए आपको उसको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो गुडविल को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी है उसको जब आप हटाएंगे तो वो एक एसेट के फॉर्म में है, एसेट रिड्यूस होगा तो डिक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, एसेट अकाउंट डेबिट टू जो भी। तो अगर एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं तो एसेट बढ़ेगा, राइट? आप एसेट को हटाना चाह रहे हो तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो अमंग ऑल पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर्स है जिनकी बैलेंस शीट में गुडविल है उनके बीच में राइट ऑफ होगी। बच्चे अभी भी इस समय पर भी एंट्री बनाते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सोचो क्या ये सही एंट्री है? सही है, मगर ये गुडविल रेज करने की है, गुडविल अकाउंट ओपन करने की है, हम तो क्लोज करने की बात कर रहे हैं। तो गुडविल को यानी अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो बुक्स में नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल है गुडविल आती कहां से है और उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन कैसे होता है? तो आपको बार बार बताया जाता है कि गुडविल एंड प्रॉफिट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। एनी बिजनेस विच हैज गुडविल विल अर्न प्रॉफिट और एनी गुड बिजनेस विच इज अर्निंग प्रॉफिट हैज गुडविल। एंड इफ योर बिजनेस इज ग्रोइंग, योर गुडविल ग्रोइंग, योर प्रॉफिट विल ऑल्सो ग्रो। बोथ वॉक हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं। तो गुडविल और प्रॉफिट का बड़ा गहरा रिश्ता है, जैसे पिता और बेटी का रिश्ता, पिता और पुत्र का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, माता और बेटी का रिश्ता, माता और बेटे का रिश्ता। ऐसा रिश्ता है गुडविल और प्रॉफिट का। बहन बहन का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, ऐसा रिश्ता है गुडविल और प्रॉफिट का। गुडविल बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा, गुडविल कम होगी प्रॉफिट कम होगा। गुडविल अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिट कम होगा, ऐसा बहुत रेयरेस्ट होता है। वो कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन हो तो हो सकता है, अदरवाइज बोथ वॉक हैंड इन। दिस इज व्हाई आप देखोगे कि गुडविल के वैल्यूएशन में हर जगह पर 3 मेथड्स में, हर जगह देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या बोल रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या बोल रहा है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो यहां पर भी प्रॉफिट टर्म है, यहां पर भी प्रॉफिट टर्म। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या बोल रहा है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में क्या बोल रहा है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी हमारी गुडविल का वैल्यूएशन अगर हो रहा है भाइयों बहनों, तो प्रॉफिट का उसमें बहुत बड़ा रोल है। प्रॉफिट के रोल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट मेथड को देखिए, गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट एक वेरिएबल, नंबर ऑफ परचेजियर्स दूसरा वेरिएबल। नंबर ऑफ परचेजियर्स पे दिमाग मत लगाइए, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ परचेजियर मींस द ड्यूरेशन फॉर विच बायर परचेजेस सेलर्स प्रॉफिट। परचेजर परचेजिंग सेलर्स प्रॉफिट, ये है बेटा नंबर ऑफ परचेजियर्स का। फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू आर परचेजिंग अदर्स प्रॉफिट, उतने साल का प्रॉफिट आपको उसे एडवांस में पे करना होता है। एवरेज का मतलब क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे हमारा स्टैटिस्टिक्स का एवरेज होता है मीन मीडियन मोड में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सो समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने सारे का प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हो माइनस करेंगे। अब अगर उसमें लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, मगर ख्याल रहे प्रॉफिट कौन सा लेना? प्रॉफिट होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट,
जो आपका मेन बिजनेस है उसका प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट इन विच नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड हैज टू बी करेक्टेड फर्स्ट, बिकॉज गुडविल आप बिजनेस की निकाल रहे हो तो आपको प्योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही उठाना पड़ेगी। ऐसी कोई भी चीज जो आपके मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है या जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, उसको उस प्रॉफिट में अगर आपने एडजस्ट किया है तो रिवर्स करना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आपने ऑलरेडी माइनस किए तो आपको एड बैक करना पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो ऑपरेशनल नहीं कहलाते। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेचना आपका काम होता है तो वो आपके लिए गुड्स होते, फिर आप उसको फिक्स्ड एसेट्स नहीं बोलते। तो अगर ऐसा कोई एक्सपेंस है जो नॉन ऑपरेटिंग कैटेगरी में आता है, जिन्होंने कैश फ्लो पढ़ा उनसे अच्छा कौन जान सकता है भैया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ऑपरेटिंग नहीं है। तो अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने माइनस किया है तो उसे आपको वापस एड बैक करना पड़ेगा, और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर आपने ऐड करी है तो उसे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं करेक्ट कर दूं अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो पहले से माइनस है उन्हें प्लस कर दीजिए, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम पहले से प्लस है उन्हें माइनस कर दीजिए। कैंसिलेशन इफेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए खास ध्यान रखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको आप क्लास 11 में प्रिंसिपल एरर बोलते थे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, वो अगर हुई है तो उसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा आपको। मशीन परचेज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, बचाओ क्या बोला मैंने, मशीन परचेज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, इसका मतलब तुमने एक एसेट को एक खर्चा बता दिया, तुम्हारे प्रॉफिट को तुमने कम कर दिया, तो तुम्हें करेक्शन में प्रॉफिट को वापस बढ़ाना पड़ेगा और एसेट जो नहीं दिखाई उसको दिखाना पड़ेगा। अब अगर वो एसेट सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन है तो उसका जितना भी डिप्रिसिएशन अदरवाइज लगता है जो तुमने नहीं लगाया, क्योंकि तुमने उसको एसेट को एसेट माना ही नहीं, तुम तो उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस में लिख के बैठे हो, तो उसका जो भी डिप्रिसिएशन आपने मिस किया है वो अब चार्ज करना पड़ेगा। तो जब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया तो उसे जब रिवर्स करेंगे तो खर्चा कम करके एसेट बढ़ाएंगे, खर्चा कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन एसेट बढ़ाएंगे तो डिप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, डिप्रिसिएशन फिर आपके प्रॉफिट को कम करेगा, तो डबल इफेक्ट आएगा। पहले प्रॉफिट बढ़ाओ क्योंकि खर्चा कम हो रहा है, और फिर प्रॉफिट कम करो क्योंकि डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है क्योंकि खर्चा है। उल्टा भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहां फिर आपने गड़बड़ की। तो ऐसी जो गलतियां हैं वो उसमें सुधारना पड़ेगी। खास जो इसका हीरो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का अंडर ओवर वैल्यूएशन। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो डेफिनेटली आपने उस पर्टिकुलर साल के प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाया है। क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आता है क्लोजिंग स्टॉक। कक्षा 11 पास करके आए हैं तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा आ गया, तो मुझे प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। अब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है, ये आपके प्रॉफिट को कम करता है, खर्चों को बढ़ाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर आपने पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया था तो इस साल ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ होगा, ऑपोजिट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा के दिखाना मतलब खर्चे बढ़ा के दिखाना और प्रॉफिट को कम दिखाना है, तो अब आपको प्रॉफिट वापस ऐड करना पड़ेगा। सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब माइनस करो प्रॉफिट से, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मतलब प्लस करो। तो केयरफुली देख लें कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में क्या गड़बड़ी है, हमारे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या गड़बड़ी है, और हमारे P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ ऐसे खर्चे हैं क्या जो नॉन ऑपरेटिंग है, हमने लिख दिए, या ऐसी कोई इनकम है क्या जो नॉन ऑपरेटिंग है, हमने लिख दी, उन्हें रिवर्स करना
पड़ेगा, तब जाके जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का आपको एवरेज निकालना है और नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है, आपको गुडविल मिल जाएगी। अब गुडविल वैल्यूएशन का अलग से कोई 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे इसकी उम्मीद आप मत करना, क्योंकि रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ सब जगह पर इसे एक एडजस्टमेंट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। आमतौर पर डेथ के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा बच्चों ऐसे ही होता है। डेथ का क्वेश्चन आपको जब देते हैं तो उसमें गुडविल डायरेक्टली नहीं देते हैं। जनरली 10 में से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां ऐसा नहीं लिखा होगा गुडविल वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो अलग से क्वेश्चन आया जरूरी नहीं, किसी बड़े 6 मार्क के क्वेश्चन का एक एडजस्टमेंट बन के भी तो आ सकता है, तो उसकी अहमियत तो उतनी हो गई कि नहीं। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमको पता है वही वाला है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो हम अपने ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में नॉर्मली अर्न कर सकते हैं, जिसको निकाला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कितना कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया हुआ है आपको पता होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से निकाला जा सकता है, असेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। फॉर्मूला लिख लो, कॉपी निकाल के सामने। टोटल रियल एसेट्स उठाइएगा असेट साइड से। अब रियल एसेट का मतलब क्या है? असेट का जो टोटल है उसमें अगर कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई फिक्टिशियस एसेट है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा है, पीएनएल अकाउंट वहां पड़ा है, करंट अकाउंट का बैलेंस वहां पड़ा है, ये सब एसेट साइड में नहीं आने चाहिए। जो रियल एसेट है वो लेंगे। तो टोटल एसेट माइनस गुडविल माइनस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस अदर एसेट्स विच आर नॉट रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन वगैरह वगैरह, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो। या तो ये देखना है ना आपने अपनी खुद की कैपिटल में क्या रिटर्न कमाया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट अप्रोच से निकलेगी, या ऑल्टरनेटिवली हम इसको लायबिलिटी मेथड से भी निकाल सकते हैं। लायबिलिटी मेथड से निकालना मतलब डेटा लायबिलिटी से उठाना शुरू करना, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स प्लस माइनस ऑल काइंड्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिटेन्ड लॉसेस। जनरल रिजर्व हो तो प्लस कर दो, कंटिजेंसी रिजर्व है तो प्लस कर दो, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस कर दो, डेबिट है तो माइनस कर दो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएंगे। तो कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स प्लस रिटेन अर्निंग्स माइनस रिटेन लॉसेस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको मिलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आती है। एनआरआर आपको दिया रहेगा, इंटू 100 कर देंगे आपको मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। इसको आपस में कंपेयर करेंगे, आपको मिलेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगी गुडविल। अब कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी इंसान का मूल्यांकन आप उसके एफिशिएंसी से कर सकते हैं। तो अगर मेरे बिजनेस की एफिशिएंसी साल भर में X अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाने की है और मार्केट में Y रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है ROI, तो आप मेरे बिजनेस का मार्केट वैल्यूएशन आप आराम से कर सकते हैं। मैंने जो प्रॉफिट कमाया उसको कैपिटलाइज कर लीजिए। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये फर्स्ट देखो गुडविल का फॉर्मूला देखिए आप। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मींस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। यानी मैं अगर अपने एक एवरेज प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करूं एनआरआर को बेस लेके, तो मेरे बिजनेस की कितनी कैपिटल होना चाहिए, रिक्वायर्ड कैपिटल बोलते हैं बेटा इसको, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। वही वाली एसेट माइनस लायबिलिटी जो मेथड से अपने सीखा ऊपर। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब सही मायनों में तुमने कितना लगा रखा है। अगर तुम्हारी कैपिटल होनी चाहिए 10 लाख और तुमने लगा रखी है 6 लाख, तो इसका मतलब है दुनिया जो काम 10 लाख में करती है वो तुम काम 6 लाख में कर रहे हो, तो तुम्हें 4 लाख रुपए की बचत हो रही है, वो तुम्हारी गुडविल है। ये मेथड आपको सिर्फ यही बताती है कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना आपने किया है। अगर आपका बिजनेस ओवर कैपिटलाइज्ड है
तो गुडविल नहीं होगी, लॉस आएगा, माइनस में आंसर आएगा। और अंडर कैपिटलाइज्ड है तो आएगा, यानी तुम्हें 10 लाख लगाने चाहिए, तुमने 6 लाख लगा रखे, 4 लाख बचा रहे हो। वो बचा क्यों रहे हो? क्योंकि ओनर एफिशिएंट है, पार्टनर्स एफिशिएंट है, क्वालिफाइड है, लर्नेड है, तो कम पैसों में ज्यादा बेहतर काम करते हैं। तो वो जो डिफरेंस है वो गुडविल है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो यहां जो अपन सेकंड मेथड में सुपर प्रॉफिट निकालना सीखते हैं, उसी सुपर प्रॉफिट को इनटू 100/NRR करके कैपिटलाइज कर लीजिए कि अगर मैं इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा हूं तो गिवन रेट ऑफ रिटर्न पे मेरा कितना टोटल सेविंग हो रहा है, वो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये सबसे बेस्ट मेथड कहलाती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, SP इंटू 100/NRR। बेस्ट बिकॉज बच्चों को याद रखना बड़ा आसान होता है फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, यानी जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कमाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे एक आम आदमी को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही? तो ये है मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे एक क्वेश्चन आ सकता है, बेटा लिख लो ये थ्योरी में कि कब कब हमें बिजनेस में गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या है? गुडविल का वैल्यूएशन आमतौर पे लगता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स, और इन केस ऑफ लिक्विडेशन जब हमारी फर्म हम बेचने जाते हैं। इन सूरत में, इन सर्कमस्टेंसेस में गुडविल जानना जरूरी है। गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस की गुडविल अफेक्ट होती है, कम या ज्यादा होती है। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। लोकेशन ऑफ बिजनेस, राइट, नेचर ऑफ बिजनेस, रेगुलर सप्लाई, क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विस, बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे जो फैक्टर्स है ये आपकी गुडविल को डायरेक्टली, कितना आप पंक्चुअल है, कितना आप ऑनेस्ट है, कितना आप लॉ फियरिंग है, कितना आप ओबीडियंट है लॉ एंड ऑर्डर की तरफ, सारे कहीं ना कहीं पॉइंट काउंट करते हैं। आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आपकी रेगुलर सप्लाई, आपका क्वालिटी, आपका लोकेशन ऑफ बिजनेस, टेस्ट, आफ्टर सेल सर्विस, सो मेनी फैक्टर्स। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल भी याद कर लीजिए। तो इस चैप्टर से परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, इतना आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आना चाहिए, 3 मार्क्स का, एक ऐसी उम्मीद है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, आपकी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। रिकॉन्स्टिट्यूट होने का मतलब है कि अब फर्म के स्वरूप में बदलाव आ रहा है, यानी आप अपनी पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करेंगे और नया एग्रीमेंट बनाएंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, कैसी? व्हेनेवर देयर इज अ नीड फॉर cancelling old agreement and making a new agreement arise, firm is reconstituted. Mention the circumstances under which a partnership firm is reconstituted. Reconstitution का मतलब डिसोल्यूशन नहीं है, बंद करना नहीं है। फर्म चलती रहेगी मगर थोड़ा सा उसका शेप, साइज, उसके स्वरूप में बदलाव आ जाएगा, एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुम्हें अपना पुराना एग्रीमेंट यानी पुरानी पार्टनरशिप डीड फाड़ के फेंकना पड़े और नया एग्रीमेंट बनाना पड़े, तो समझ लेना फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई है। चेंज इन PSR किसके अंदर आता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ पार्टनरशिप। कब कब होगा बेटा? चेंज इन पीएसआर among existing partners, admission, retirement, death and amalgamation of two or more partnership फॉर्म, जिसको अपन मर्जर बोलते हैं। थोड़ा फटाफट लिख रहा हूं मैं जल्दबाजी में, क्योंकि पावर पैक्ड रिवीजन का मतलब होता है सारी चीजों को बस टच करते हुए आगे बढ़ते जाए, बच्चों को पता तो पहले से है। तो अगर चेंज इन पीएसआर होता है तो पुराना एग्रीमेंट फाड़ के फेंकेंगे, नया एग्रीमेंट बनाएंगे, जिसके अंदर एक खास बात जो आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी वो क्या है? वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। तो ओल्ड रेशियो होगा, न्यू रेशियो होगा। ओल्ड माइनस न्यू कर लीजिएगा कंपेयर करने के लिए, आपको पता लगेगा किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया। अगर सेक्रीफाइस माइनस में आता है तो आंसर गेन कहलाएगा। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ओल्ड इज ग्रेटर, न्यू इज स्मॉलर, आंसर शुड बी सेक्रीफाइस। अगर न्यू बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा, उसे गेन करेंगे। फॉर्मूला यही लगाना, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज सेक्रीफाइस। तो अगर किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टनर, ये डिफरेंस भी याद कर लेना बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का डिफरेंस, और सिचुएशंस और कंडीशंस वेयर दिस रेशियो कैन बी यूज्ड और अप्लाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर में आपको क्या ध्यान देना है? इस चैप्टर में आपको ध्यान देना है कि 3 एरियाज हैं जो आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में या थ्योरी के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि रेशियो चेंज अगर होगा तो इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा। तो इसके इफेक्ट्स में सबसे पहला तो गुडविल पकड़ में आता है कि रेशियो बदल रहा है तो गुडविल में भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और आपकी जितनी भी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स 7 एग्जांपल्स हैं बेटा इसके अंदर के, मैं लिख देता हूं, अभी आप ध्यान रखिएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स पॉजिटिव नेगेटिव सब होती हैं। और तीसरा होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। तो अगर फर्म की गुडविल है और रेशियो बदल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब रेशियो पुराना चल रहा था तो पार्टनर्स ने मेहनत करके गुडविल बनाई, अब रेशियो बदल गया तो जिसका रेशियो कम हो गया उसका गुडविल में शेयर कम हो जाएगा। तो यहां पर गेन करने वाला सेक्रीफाइस करने वाले को कॉम्पनसेट करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस। एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट किया जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी गेन करने वाला जिसका प्रमोशन हुआ, जिसने शेयर बढ़ा लिया अपना, गेन मीन्स पोर्शन ऑफ अदर पार्टनर्स शेयर टेकन बाय यू एंड सेक्रीफाइस मीन्स पोर्शन ऑफ योर शेयर गिवन टू अदर पार्टनर। तो अगर गेन किया है तो भैया पॉकेट में तो कुछ नहीं मिलता, तुम्हारा शेयर बढ़ा है तो इसकी कॉस्ट पे करना पड़ेगी तुमको। तो तुमको अपने कैपिटल अकाउंट से रुपया ट्रांसफर करना पड़ेगा, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो हम देख लेंगे फर्म की गुडविल कितनी है और तुमने कितना शेयर गेन किया। मैं बच्चों को बताता हूं कि अमाउंट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, भयानक सिंपल है। आप क्या करें, गुडविल रख ले, फर्म की गुडविल जितनी है टोटल, किसी एक बंदे का शेयर नहीं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू शेयर गेन और शेयर सेक्रीफाइस, बस और कुछ भी नहीं करना। मान लीजिए आपने 1/10 शेयर सेक्रीफाइस किया है और फर्म की गुडविल 3 लाख है, तो 3 लाख का 1/10 यानी 30,000 आप पे करो। और अगर मान लीजिए दूसरे पार्टनर ने 1/10 सेक्रीफाइस किया तो उसको मिलेगा। तो गेन करने वाला सेक्रीफाइस करने वाले को देगा। तो पहले ओल्ड माइनस न्यू करके गेन सेक्रीफाइस निकाल ले, रेशियो में कन्वर्ट ना करे उसे, रेशियो में कन्वर्ट करने का काम नहीं, कॉम्पनसेशन का अमाउंट निकालना है तो गेन और सेक्रीफाइस से डायरेक्ट निकलेगा। फर्म की गुडविल 4 लाख है और मैंने 2/30
सेक्रीफाइस किया तो 4 लाख इंटू 2/30 करना पड़ेगा। तो हम सीधा सा ध्यान रखें, टोटल गुडविल इंटू शेयर गेन, शेयर सेक्रीफाइस और गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर ले। और गोज विदाउट सेइंग अगर पहले से गुडविल पड़ी तो उसे राइट ऑफ कर दे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स। चेंज इन पीएसआर में पार्टनर्स तो बदलते नहीं, रेशियो बदलता, तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दे, गुडविल को हटा दे, डिलीट कर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और अब जो लेटेस्ट गुडविल क्वेश्चन में बाहर दी है, या आपको किसी फॉर्मूले से एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने को बोला है, गुडविल निकाल लें। एक हाथ में गुडविल रख लें, दूसरे हाथ में ओल्ड माइनस न्यू का रिजल्ट रख लें, मल्टीप्लाई कर दें, शेयर गेन्ड, शेयर सेक्रीफाइस, एंट्री का अमाउंट आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री बन जाएगी। 3 मार्क का क्वेश्चन सीधा जल्दी से हो जाता है। अब बात आती है रिटेन अर्निंग्स की। ध्यान देना, इस रिटेन अर्निंग में कितने सारे कमल खिलेंगे? जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जैसे एक्सपेंसेस। 1 2 3 4 5 6 7 मैं बताता हूं बच्चों को, ये 7 मेंबर है रिटेन अर्निंग परिवार के। इनको पहचान लो बैलेंस शीट में, याद कर लो। सामने जैसे तुमको डेटा दिखे, चाहे वो पैराग्राफ के फॉर्म में हो या बैलेंस शीट के फॉर्म में, इन 7 बदमाशों को ढूंढ के निकालो और पता लगाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगर आपको कह रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंजिंग एंड पार्टनर्स डिसाइडेड टू क्लोज दीज अकाउंट्स, तो मैं कह रहा हूं इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। लॉटरी लग गई आपकी अगर क्लोज करने की बात करता है तो क्लोज कैसे करते हैं? क्लोज करने का फंडा तो क्लास 11 में आपको सिखाया है। कोई अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस चल रहा है, उसको खत्म करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां तो इतना अच्छा है कि ये अकाउंट जितने हैं 7, इनके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉम्बिनेशन चलेगा, एंट्री बनेगी आपकी। पार्टनर या तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। जैसे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अपना क्रेडिट बैलेंस होता है, कंटिजेंसी रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, WCR का क्रेडिट बैलेंस है, IFR का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब जिसका भी सरनेम रिजर्व है उसका क्रेडिट बैलेंस है। रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से बनाया जाता है, तो उसका तो क्रेडिट बैलेंस होगा, उसे खत्म करने के लिए डेबिट कर देना। तो क्रेडिट किसे करोगे? पार्टनर को कर देना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, PNL डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां तक में सब में ये डेबिट, क्योंकि ये पहले से क्रेडिट है, इन्हें और क्रेडिट करोगे तो इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। अपने को तो इनकी शक्ति खत्म करना है, तो आक्रामक होना पड़ेगा। ये क्रेडिट है तो डेबिट करके खत्म करेंगे, पार्टनर क्रेडिट होगा। लेकिन ये आखिरी के दोनों का, जिनका की डेबिट बैलेंस होता है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में पाए जाते हैं, इन्हें अगर खत्म करना है तो इन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to P&L account, to advertisement suspense account, and deferred revenue expenditure account। तो भैया अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको जर्नल एंट्री बनाने में दिक्कत आएगी। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दीजिए। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने बहुत सारे पेपर देखे बोर्ड के, बड़ा अच्छा लगता है। CBSE के जो पेपर सेटर्स हैं बहुत गहरा दिमाग रखते हैं। वो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेंगे? A and B are partners and there was a credit balance of rupees 30,000 in their balance sheet. Their accountant debited this to their capital account due to change in ratio. Is the action of accountant correct? Give reason. तो सही भाई जब सवाल सुनिए ध्यान से, देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या?
पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस मतलब क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो अगर उनकी फर्म में पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस चल रहा था तो अकाउंटेंट ने कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट कर दिए? दूसरी तो एंट्री ऐसी बनानी चाहिए थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऐसी सूरत में पार्टनर का अकाउंट तो क्रेडिट होता है। देयर अकाउंटेंट डेबिटेड देयर अकाउंट, द एक्शन इज रॉन्ग। रीजन? क्योंकि ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, तो क्रेडिट होना चाहिए। तो आप ऐसी 4-5 लाइन के जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशन देते हैं, कहानी सुनाते हैं, उसके अंदर से कुछ पूछते हैं, तो पहले आप कहानी पढ़ो और अपना आंसर बनाओ और फिर उसके आंसर से अपना आंसर मैच करो। मैच कर जाए तो सही है उसका एक्शन, नहीं करे तो गलत है उसका एक्शन। अब आप भी बैठ गए उसके साथ कि हाँ उसने डेबिट किया तो सही किया है यार, क्योंकि ये क्रेडिट है तो डेबिट ही करना पड़ेगा, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा, कैपिटल को थोड़ी डेबिट करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना है आपको। तो ये 7 रत्न आपको मिलेंगे। अगर इनका अकाउंट क्लोज करने की बात करते तो जयराम जी की आप क्लोज कर दीजिए, ओल्ड रेशियो यूज किया जाएगा। एंट्री में आपको बता चुका हूं, रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। प्रॉब्लम तब आता है जब बोलते हैं कि जनरल रिजर्व है उसको कंटिन्यू करना है, बांटना नहीं, खत्म नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। वेरी गुड बेटा, बहुत आसान है। अगर रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट को बंद करने की बात हो रही है तो आसान है, लेकिन अगर उसको कंटिन्यू करने की बात हो रही है तो वो और भी ज्यादा आसान। तो रिटेन अर्निंग्स को हम 2 तरीके से डील कर सकते हैं, एक अकाउंट क्लोज्ड, दूसरा अकाउंट कंटिन्यूड। समझ में आ रही बात? अकाउंट क्लोज्ड में आप क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल करेंगे और लॉजिक लगाएंगे, एंट्री क्या बनेगी? कभी बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू रिटेन अर्निंग और कभी बनेगा रिटेन अर्निंग टू पार्टनर्स कैपिटल, डिपेंडिंग अपॉन उसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस। अकाउंट कंटिन्यू करने की बात अगर करता है तो गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। फेवरेबल चीजों के लिए यानी जिन जिन चीजों का क्रेडिट बैलेंस है, यानी क्रेडिट बैलेंस वाली चीजों के लिए एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जैसे गुडविल की बनाते हैं वैसे गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल में जो समझाया है वही लगा देना यहां। जैसे जनरल रिजर्व में 40,000 का कंटिन्यू करना है तो जनरल रिजर्व का नाम नहीं आएगा एंट्री में कहीं पर भी, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। जनरल रिजर्व को छूना मत, उसे छूना मत, साइड में रखना, डिस्टर्ब मत करना, छेड़ना मत। ना एंट्री में डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। डेबिट में भी पार्टनर होंगे, क्रेडिट में भी पार्टनर होंगे। डेबिट में कौन होगा? जिसने गेन किया। क्रेडिट में कौन होगा? जिसने सेक्रीफाइस किया। तो जनरल रिजर्व इनटू शेयर गेन, जनरल रिजर्व इनटू शेयर सेक्रीफाइस, जिससे आपकी एंट्री बन जाएगी। तो अगर कोई भी क्रेडिट बैलेंस आइटम उठा रहे हो आप तो एंट्री बना देना गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर मान लीजिए डेबिट बैलेंस आइटम उठा रहे हो तो एंट्री बना देना सेक्रीफाइसिंग टू गेन। अब ये लॉजिक पॉजिक मत ढूंढो, ये वक्त नहीं है, 5 दिन बाद एग्जाम है, परसों बीएस का पेपर लिखना है, उसके बाद 4 दिन में अकाउंटेंसी का पेपर लिखना। आप कहां कारण ढूंढते बैठोगे? जुलाई अगस्त में पढ़ा नहीं, आप पढ़ रहे हो, ध्यान दो, कुछ चीजें रट के आगे बढ़ जाओ, मार्क्स लाने, कॉन्सेप्ट को सुधार लेंगे बाद में, है ना बेटा? तो प्लीज ध्यान रखें, घबराए नहीं, नर्वस नहीं हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम सीख नहीं सकते, ठीक है ना? अब इस वक्त हम कहा उन सब चीजों में लॉजिक में दिमाग लगाए, हम काम की चीज करें। तो अगर कोई भी क्रेडिट बैलेंस का आइटम उठा रहे हैं तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और डेबिट बैलेंस वाला उठा रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। और दूसरे रास्ते से बता देता हूं, जो चीजें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आती हैं अगर उनको अकाउंट कंटिन्यू करना है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और जो चीजें एसेट साइड पर आती है उनका अकाउंट कंटिन्यू करना है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट क्लियर है? थोड़ा ध्यान रखना, WCR और IFR का इनके अगेंस्ट अगर कोई एडजस्टमेंट है, जैसे WCR के सामने क्लेम होता है तो ये तो बहुत आसान टॉपिक है, जितना क्लेम है उतना पैसा हटा दो, बाकी का बांट दो। लेकिन अगर मान लीजिए क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है, तो कोई बात नहीं, रिवेल अकाउंट कब काम आएगा? रिवेल्युएशन अकाउंट होता ही है लॉसेस को बुक करने के लिए। तो ऐसे जो भी लॉसेस आते हैं उसको रिवेल के थ्रू बुक कर लीजिएगा। तो WCR मेरे पास 5,000 है लेकिन क्लेम 6,000 है,
तो कोई बात नहीं, WCR डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन डेबिट कर दो टू WCC यानी क्लेम। ऐसे IFR बनाते अपन इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर अप करने के लिए है। अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं हो रहा है तो IFR फ्री है, बांट दो ओल्ड रेशियो। अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है तो पहले लॉस को कवर अप कर लो IFR से। 40,000 के इन्वेस्टमेंट 30,000 के हो गए तो 10,000 का नुकसान हो गया। IFR 12,000 का पड़ा है तो 10 उसमें यूज कर लो, 2,000 फिर भी बचेंगे, बांट दो ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर लॉस IFR के बैलेंस से ज्यादा हो जाए तो रिवेल को यूज कर लो। IFR डेबिट, रिवेल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कौन सी बड़ी बात। 2 मिनट लगेंगे, 4 पन्ने पलटोगे। गरेवाल साहब ने, DK गोयल जी ने, SC शर्मा जी ने इतना अच्छा लिखा हुआ है मटेरियल, और आपके टीचरों ने और हम सब ने इतनी मेहनत करी है क्लासरूम के अंदर। आपको तो बस क्या हो रहा है कि महीना भर से दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना बेटा, इसलिए धूल जम गई है, निकल जाएगी। चिंता ना करें, चिंता ना करें, चिंता ना करें। तो ये 7 रिजर्व को लिखना, टेबल बनाना, अकाउंट क्लोज करने की सूरत में क्या एंट्री बनाएंगे वो लिख डालना, अकाउंट कंटिन्यू करेंगे उस सूरत में क्या एंट्री लिखेंगे वो लिख देना। एक छोटी सी टेबल और बनाना जिसमें WCR के 3 केसेस लिख लेना। WCR इज देयर, क्लेम इज लेस, क्लेम इज मोर, नो क्लेम। एक सिचुएशन ऐसी भी बनती है WCR होता ही नहीं मगर उसके सामने क्लेम होता है तो सीधा सीधा लॉस है, रिवेल में डेबिट कर दो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा दो। अरे जितना क्लेम तुमको बता रहा है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल टू वर्कर्स इज 7,000, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा, पक्का है, क्लेम है, आउटस्टैंडिंग है, तुमने पैसे दिए नहीं, अभी देना है, लायबिलिटी में लिखना है उसको। दूसरा इफेक्ट ढूंढो, कहां, लायबिलिटी वाला तो मिल गया, दूसरा इफेक्ट ढूंढो, क्लेम और कहां जाएगा, तो WCR से मैनेज होगा, वो WCR कम है तो रिवेल से मैनेज होगा जरूर मैनेज। देखिएगा, नहीं तो फिर अपन और एक बार इसको रिवाइज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ पढ़ेंगे, इसका दूसरा नाम रिवेल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट है। हाँ, ये याद रखना है, पिछले वीडियो में मैं भूल गया, P&L अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, रियल इंटेंजिबल, नॉट फिक्टिशियस। ऐसे एक छोटी सी टेबल बनाना। मुझे ऐसा लगता है शेयर्स चैप्टर में भी पूछेंगे और मैं बताऊंगा भी आपको। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का पर्सनल अकाउंट है, शेयर कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में आते हैं। तो एक आध क्वेश्चन तो रियल नॉमिनल पर्सनल का बनता है बेटा। ये जो इनर गट्स बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा पेपर में कहीं ना कहीं होगा, ऐसा सपना आता है, ऐसा ख्याल आता है कि अपन 30 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, इतने साल अपन ने कॉपियां चेक किए बोर्ड की, और इतने साल अपन ने अपने प्री बोर्ड पेपर बनाए स्कूल के, तो अपने को आइडिया है कि टीचर जो पेपर सेटर है कौन से एरिया पे फोकस करता है। तो इन सारी चीजों पे मैं बात करूंगा आपसे, आपको ख्याल रखना है। और पूरी किताब छान मारो, जितने डिफरेंसेस दिए हैं ना सब एक जगह कलेक्ट कर लो। तुम्हारे को 5 दिन में काम ही क्या करना है, पढ़ाई थोड़ी करना है, रिवीजन करना है ना। तो ये सब करिए, और मैं कल की क्लास में जब आपसे मिलता हूं तो एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, इन तीनों को एक पावर पैक्ड रिवीजन में लेके खत्म करूंगा। आज के वीडियो में मैंने आपको जो बताया वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में या एडजस्टमेंट के फॉर्म में। प्लीज पढ़े, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, मुझे याद करते रहे। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि देखें। हर दिन का चैनल देख के आपके नंबरों में 5 नंबर की कम से कम बढ़ोतरी होगी। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।